आज हम पढ़ेंगे दुर्वा भाग 3 का पाठ संख्या 14 और पाठ का शीर्षक है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्लई। तो बच्चों, जैसे इनका नाम है कि ये बच्चों को बहुत ही प्रिय थे, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इन्हें एक शौक़ था कि ये देश विदेश से लाकर गुड़ियों का संग्रह करते थे। सारी दुनिया में ये घूमे, विभिन्न देशों में गए और वहाँ से खूबसूरत गुड़िया इन्होंने खरीदी और उस गुड़ियों को एक संग्रहालय में ले जाकर स्थापित किया। और दिल्ली में एक विशाल संग्रहालय में ये सजी हुई हैं, जो कि डॉल हाउस के नाम से जाना जाता है। आप कभी दिल्ली जाएं तो इस डॉल हाउस को ज़रूर देखें। तो आइए अब पढ़ते हैं ये पाठ। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना। सभी बच्चों को शौक़ होता है कुछ ना कुछ जमा करने का। कुछ बच्चे डाक टिकट जमा करते हैं, कुछ पुराने सिक्के जमा करते हैं, और जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं वो गुड़ियों का संग्रह करती हैं, गुड़ियों को इकट्ठा करती हैं। लेकिन ढेर सारी गुड़ियों को संग्रह करना, उनको इकट्ठा करना मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो गुड़ियाँ महंगी होती हैं, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? तो यहाँ पर मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह किया। तो ये जो पाठ है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्लई, इसकी जो लेखिका हैं वो हैं आशा रानी वोहरा। वो इनके बारे में बता रही हैं। तो बताती हैं कि जानते हो, ये इतनी सारी गुड़ियाँ उसने अपने लिए इकट्ठी नहीं की। केशव शंकर जी ने ये गुड़ियाँ जो थी अपने लिए नहीं इकट्ठी की। देश विदेश वो घूमे, उन्होंने विभिन्न तरह की गुड़ियाओं का संग्रह किया। ये उन्हें खुद के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए। देश विदेशों की भिन्न भिन्न वेशभूषा से सजी अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएँ उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा कर रखा कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था, इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत कुछ काम करते थे। सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में वो लगे रहते थे। तो ये जो उन्होंने गुड़ियाँ इकट्ठी की, उसके लिए एक संग्रहालय बनाया, डॉल हाउस बनाया दिल्ली में। ये उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए किया, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। उनकी खुशी के लिए उन्होंने सिर्फ संग्रहालय ही नहीं बनाया और भी काम किए। सुबह से शाम तक वो बच्चों के काम करने में ही बिजी रहते थे। तो ये कौन व्यक्ति थे? इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्लई। वही शंकर पिल्लई जो लंबे समय तक शंकर वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे। वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं भी निकालते थे। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते थे। बच्चे ही उनकी कमज़ोरी थी और बच्चे ही उनकी ताकत। केशव शंकर पिल्लई का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन किया और चित्रकला का अभ्यास भी वो करते रहे। कार्टून बनाना उनकी हॉबी था। बॉम्बे कार्निकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहाँ पर काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी, और उन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों पर कार्टून बनाए और उनके बनाए कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। उनके कार्टून जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के कार्टून थे। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टून ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर पिल्लई प्रसिद्ध होते गए। अर्थात उनके बने कार्टूनों से वो प्रसिद्ध हो गए।
सब लोग उन्हें जानने लगे। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। 1946 में वे इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल में चले गए, जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका शंकर वीकली निकालनी शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। अब उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली जिसका नाम था शंकर वीकली। यह एक अनूठी पत्रिका थी जिसमें कार्टून छपे होते थे। शंकर वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। और कार्टून के जरिए इन्होंने जो बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग किए, उनको सब लोगों ने बहुत पसंद किया। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगा कि ये सुंदर, प्यारे प्यारे, भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं। क्यों न इनके लिए, इनकी खुशी के लिए काम किया जाए। कलाकार तो भावुक होते ही हैं। बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा, तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार शंकर वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया था, बच्चों के हित में था, इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। सन 1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1950 में शंकर्स वीकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा, वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। इसके बाद हर वर्ष शंकर वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती रही। अब शंकर पिल्ले चाहते थे कि देश भर के बच्चे निकट आ जाएं। उसके लिए उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, और उनका यह विचार सबको पसंद आया। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। तो सन 1949 के बाद हर वर्ष शंकर वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे और हर साल यह प्रतियोगिता होती रही, और इसमें देश विदेश के बच्चों की संख्या जो है लगातार बढ़ती चली गई। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। भारत के बाहर भी 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए थे। नेहरू जी जब तक जीवित रहे, इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने वो, और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों के प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, इसलिए शंकर पिल्ले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, बाल पुस्तकालय और गुड़िया घर है। एक नया हॉबी सेंटर है। तो जो नेहरू जी थे वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चों के वो प्रिय थे, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। तो जब जब ये प्रतियोगिताएं होती थी, इसके पुरस्कार वितरण समारोह होता था, तो नेहरू जी मुख्य अतिथि के रूप में आते थे और अपने हाथों से बच्चों को पुरस्कार देते थे। तो बच्चों से वो प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने शंकर पिल्ले के इस कार्य को प्रोत्साहन दिलाया और सरकारी सहायता भी दिलवाई। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया।
उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएँ, पौराणिक कथाएँ, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियाँ होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा होता है, अर्थात उनकी जो प्रिंटिंग होती है बहुत ही अच्छी प्रकार की होती है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते हैं। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़ियाँ ला कर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले बच्चों आपने देखा कि उनको एक गुड़िया जब हंगरी से उपहार में मिली थी, तो उस गुड़िया को देखकर वो इतने अधिक प्रभावित हो गए, तो उन्होंने भारतीय बच्चों के लिए विभिन्न देशों से गुड़ियाँ खरीद कर लाए और उसे जमा करनी शुरू किया। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों को, इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियाँ लगाकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया कि मैं एक गुड़िया घर या डॉल हाउस बनाता हूँ। ऐसा विचार उनके मन में आया। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है, जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियाओं का संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़िया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर एकत्रित हैं। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य की और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीके, फैशन, वेशभूषाओं तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांडवे से लड़ाई, जापान की चाय उत्सव और काबुकी नर्तकियाँ, इंग्लैंड का राज परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियाँ और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्र तल पर मानववादी। तो जब आप गुड़िया घर देखने जाएं तो यहाँ पर ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गुड़ियाँ इतनी आकर्षक हैं कि हंसती बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती हैं। सजीव यानी कि जीवित सी लगती हैं। बच्चे इनके बीच आकर घंटों खो जाते हैं, अर्थात जब बच्चे यहाँ पर इन्हें देखने के लिए आते हैं वो इनको देखते देखते इनमें ही लीन हो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता, अर्थात ये संग्रहालय इतना बड़ा है कि यदि आप देखने जाएं तो एक दिन में आप इसको नहीं देख पाएंगे और इसे कई बार देखने का मन करेगा आपका, और कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता, मन करता है कि इसको बार बार देखते रहें। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े, गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था। वो चाहते थे कि लोग देश विदेश के बारे में जाने, वहाँ की वेशभूषा के बारे में जाने, वहाँ की संस्कृति के बारे में जाने, इसलिए उन्होंने गुड़िया घर की स्थापना की। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थी आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस तरह केशव शंकर पिल्लई अपनी बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था और देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार उन्हें मिला। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्लई। अब पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। पहले शब्दार्थ। निजी का अर्थ होता है स्वयं का या व्यक्तिगत। हस्तियाँ, विशिष्ट लोग, अनूठी, अनोखी,
उपेक्षित, जिसकी ओर पूरा ध्यान न दिया जाए। विशेषांक, विशेष प्रकार का अंक। अंतर्राष्ट्रीय, विभिन्न राष्ट्रों के बीच। कलापूर्ण, कला से पूर्ण या कला से युक्त। पौराणिक, पुराणों से संबंधित। प्रशिक्षण, सिखाना या शिक्षण देना। आकर्षक, मोहक, सुंदर। एकत्रित, इकट्ठा किया हुआ। माध्यम, जरिया या के द्वारा। कृतियाँ, रचनाएं। विख्यात, प्रसिद्ध या मशहूर। संग्रह, जमा करना। संग्रहालय, वह स्थान जहाँ कई वस्तुएं इकट्ठी करके जमा करके रखी जाती हैं। संस्थापक, स्थापना करने वाला। खोखली, पोली या किसी ठोस वस्तु के भीतर खाली का स्थान। प्रदर्शनी, कुछ वस्तुओं को एक स्थान पर देखने के लिए रखना। अब इसका पहला प्रश्न है पाठ से का क भाग। गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्लई को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुड़ियों का संग्रह करने में केशव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो गुड़ियाँ बहुत महंगी होती थी, दूसरे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में उनके खराब होने का डर था। फिर उनको जहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके ऐसा स्थान जो है उन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। ख भाग है, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों करना चाहते थे। इस प्रश्न का उत्तर, बाल चित्रकला प्रतियोगिता करवाकर वे बच्चों की भलाई करना चाहते थे। इसके द्वारा वह बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने में के लिए विश्वव्यापी मंच उपलब्ध कराना चाहते थे तथा देश विदेश के बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ताकि जाने का मौका मिले, वो ऐसा करना चाहते थे। इसका ग भाग है, केशव शंकर पिल्लई ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर, केशव पिल्लई ने गुड़ियों का संग्रह भारतीय बच्चों के लिए किया ताकि जो बच्चे विदेशी गुड़ियाँ नहीं देख या खरीद सकते वे उन्हें यहाँ आकर देख सकें। इसके साथ ही देश विदेश की जानकारी उन्हें मिल सके। घ भाग है इसका, केशव शंकर पिल्लई हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि पूरे देश के बच्चे एक जगह मिले ताकि वे एक दूसरे को जान सकें। चूँकि उस समय टीवी या इंटरनेट ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो यही एक तरीका था कि सब देशों के बच्चों को एक साथ इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है 5वां, लड़ाई भी खेल जैसी। अनेक देशों की बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे लड़ेंगे या खेलेंगे और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि इसके 2 भाग हैं आगे। क, यह कब, किसने, किसमें और क्यों लिखा। इसका ख भाग है, क्या लड़ाई भी खेल जैसी हो सकती है, अगर हो तो कैसे और उस खेल में तुम्हारे विचार से क्या क्या हो सकता है। क भाग का उत्तर, यह जो पंक्ति है वह 1950 के शंकर वीकली के बाल विशेषांक में श्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। शंकर पिल्लई का विचार था कि बच्चों के हित के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता रखी जाए जिसमें देश विदेश के बच्चे आपस में मिलें। यह विचार नेहरू जी को भी पसंद आया, तभी उन्होंने ऐसा लिखा। इसका ख भाग है, लड़ाई भी खेल हो सकती है जिसे हम प्रतियोगिता का नाम देते हैं। इसमें कोई भी प्रतियोगिता हो सकती है। इस प्रकार के खेल या प्रतियोगिता में एक दूसरे से बेहतरीन प्रदर्शन करना ही मुख्य होता है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। बच्चों, ये पाठ मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।